नमस्कार। कर्मयोगी आदरणीय स्वर्गीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी की प्रेरणा एवं पद्म भूषण स्वर्गीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित 21वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के समापन अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। ज्ञानवर्धन व विचार मंथन की इस 7 दिवसीय ज्ञान यात्रा का आज अंतिम पड़ाव है। सप्तपदी, सप्तसागर, सप्त ऋषि का महत्व उनकी पूर्णता से है। उसी प्रकार हमारी इस ज्ञान यात्रा को पूर्णता प्रदान करने हमारे बीच उपस्थित है हमारे प्रमुख वक्ता माननीय श्री पांडुरंग आर नाडकर्णी सर। आप अंतर भारतीय संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं व साथ ही वर्तमान में आप मणिपाल एकेडमी ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन के निर्देशक भी हैं। आप आज राष्ट्रीय नीति और गांधी जी की वर्धा योजना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। महोदय, आपका हृदय से अभिनंदन है। आज समारोह अध्यक्ष के पद पर सुशोभित है संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और उत्थान को लेकर सक्रिय रूप से कार्य करने वाले महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति महोदय माननीय विजय कुमार सिंह जी। संस्कृत भाषा को पुनः अपना स्थान दिलाने के लिए आपके नित नए अभिनव प्रयास आपकी पहचान है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तम यानी अंधकार रूपी अज्ञान की सत्ता को, उसके अस्तित्व को खत्म करने के लिए ज़रूरत है ज्ञान रूपी प्रकाश की, जिसे हम विगत 6 दिवसों से दीप प्रज्वलन के माध्यम से चहुं ओर फैलाने का प्रयास करते आए हैं। आज यह 21वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला का 7वां व अंतिम सद्भावना दीप प्रज्वलन का समय है। हम संस्थान के आदरणीय वरिष्ठ पदाधिकारियों व सम्मानित जनों से अनुरोध करते हैं कि वे दीप प्रज्वलन हेतु पधारें। साथ ही हमारा आग्रह है विभिन्न विधाओं से सम्मिलित हमारे सभी श्रोताओं व दर्शकों से कि वे करतल ध्वनि के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। सप्तम दिवस की व्याख्यान माला का यह ज्ञान दीप प्रज्वलन किया गया। इस व्याख्यान माला के द्वारा हम न केवल संस्थाओं, शहरों और राज्यों को जोड़ते हैं, बल्कि पूरे देश को सद्भावना सूत्र में पिरोने का हमारा प्रयास होता है। आज़ादी के समय से ही हर भारतवासी को भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम देशभक्ति गीत करते आए हैं। आज भी हमारे मन के देश प्रेम को शब्दों में व्यक्त कर संगीत रूप में प्रस्तुत करने हेतु हम आमंत्रित करते हैं हमारे संस्थान की शिक्षिकाओं को। अपने
देशभक्ति गीत से जागृत जोश के साथ हम बढ़ते हैं अपने कर्म योद्धाओं की ओर, जिनके सत्कर्म देश हित से जुड़े हैं, देश को निरंतर विकास पथ पर अग्रणी रखने को प्रयासरत हैं। आज की व्याख्यानमाला के प्रमुख वक्ता माननीय श्री पांडुरंग आर नाडकर्णी जी गोवा से हमारे बीच उपस्थित हैं, जो कि सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी बोर्ड गोवा के चेयरमैन रह चुके हैं। समाज सेवा के लिए जानी जाने वाली प्रमुख संस्था अंतर भारती के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से बीएड एवं एमए एजुकेशन पाठ्यक्रम हेतु परामर्शदाता एवं मार्गदर्शक के रूप में सभी सहयोग प्रदान किया है। आप भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के अंतर्गत NABET नाबेड के शैक्षिक सलाहकार हैं। आप सर्व शिक्षा अभियान में गोवा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। आपने अपने अभिनव प्रयोग में कार्य शिक्षा के तहत प्रिंटिंग, बाइंडिंग और कंपोजिंग को विषयों के रूप में प्रस्तुत किया। सामाजिक कार्यों में योगदान के तहत गोवा के 2 सबसे ग्रामीण विद्यालयों में गैर सहायता प्राप्त स्कूल कॉम्प्लेक्सेस की स्थापना की। आपके उपरोक्त समर्पण को देखते हुए भारत के विभिन्न राज्यों के सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संगठनों द्वारा आपको पुरस्कृत किया गया है। आपके हर पल मार्गदर्शित करते कार्यों के लिए आचार्य विनोबा भावे द्वारा स्थापित आचार्य कुल द्वारा आपको आदर्श शिक्षक सम्मान दिया गया है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे आज के प्रमुख वक्ता महोदय से हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारे आज के विषय राष्ट्रीय नीति एवं गांधी जी की वर्धा योजना पर अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार। उज्जैन मध्य प्रदेश के शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थान भारतीय ज्ञानपीठ के पितृपुरुष आदरणीय स्वर्गीय कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ समाज में सद्भावना कायम करने के लिए 20 साल पहले से अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला का शुभारंभ किया और आज तक ये व्याख्यानमाला चालू है। स्वर्गीय कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ और कवि कुलगुरु डॉक्टर शिवमंगल सिंह की स्मृति में आयोजित मैं गोवा से पांडुरंग नाडकर्णी आपके सामने अपने विचार प्रकट करता हूँ। मुझे अवसर देने के लिए उन सहकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा आज का विषय है नई शिक्षा नीति और गांधी जी की वर्धा योजना, यानी गांधी जी की नई तालीम। आप सभी को ज्ञात होगा कि 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मान्यता दी। इस शिक्षा नीति की पार्श्वभूमि क्या है, हम संक्षिप्त में देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, शिक्षा का आह्वान 1984, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और इसके बाद जो विविध समितियों के अहवाल आए और भारत शासन ने जो जो योजनाएं कार्यान्वित की, उन सभी का सार इसमें है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप 2015 में आया। तकनीकी आधार पर सभी लोग इसको पढ़ सकें और अपने सुझाव भी दे सकें, इसकी व्यवस्था पोर्टल पर की गई। देश के सभी पंचायत राज संस्थाएं तथा नागरिक स्थानिक संस्थाएं, इन सभी में इस नीति पर चर्चा हो गई। सभी राज्यों से सुझाव आने के बाद उसका प्रारूप 2019 में तैयार हो गया। इस पार्श्वभूमि के आधार पर हम वर्धा नीति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वर्धा नीति, इसका उगम कैसे हो गया? दूसरी गोलमेज परिषद 1931 में लंदन में हुई थी। चर्चा के समय ब्रिटिश उच्च स्तर अधिकारियों ने बताया कि भारत की शिक्षा नीति प्रभावी नहीं है, साक्षरता भी बहुत कम है। इस गोलमेज परिषद में गांधी जी शामिल थे। उन्होंने
वहां ब्रिटिश सरकार को दोष दिया और उन्हें बताया कि शिक्षा तो मातृभाषा में होनी चाहिए और उसके साथ समप्रतिष्ठा भी होनी चाहिए, लेकिन आपकी शिक्षा नीति मातृभाषा में शिक्षा नहीं देती और उस समय प्रतिष्ठा को भी उत्तेजन नहीं देती। इसके बाद 22 और 23 अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का आयोजन वर्धा में हुआ। इस परिषद में 3 मुद्दों पर विशेष जोर लगाए। पहला मुद्दा था पहली से 7वीं तक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य हो। दूसरा मुद्दा था मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो और तीसरा मुद्दा था शिक्षा सिर्फ इम्तिहान और पदवी हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि शारीरिक, सामाजिक और हस्तकला पर ज्यादा भर होना चाहिए। इस परिषद में डॉक्टर जकीर हुसैन समिति गठित की गई। इस समिति में 9 सदस्य थे। मार्च 1938 में इस समिति का अहवाल आ गया और इस समिति के अहवाल को वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन यानी वर्धा योजना, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम या बुनियादी शिक्षा, इसी नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुख मुद्दे ये थे। पहला, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पहली से 8वीं कक्षा तक यानी 6 से 14 साल का वयोगट। दूसरा मुद्दा, लिंग, संस्कृति, धर्म भेद के अलावा शिक्षा दी जाए। तीसरा मुद्दा था पालक चाहें तो 12 साल के उम्र पर लड़कियां पाठशाला से निकालने की अनुमति मिलेगी। चौथा मुद्दा था पहले 5 साल कनिष्ठ स्तर, उसके बाद 3 साल वरिष्ठ स्तर। शिक्षा की बुनियाद मजबूत होने के लिए मातृभाषा में शिक्षा हो। छठा मुद्दा था विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार अध्ययन करें। अभ्यासक्रम पूरा करने का कोई बंधन नहीं रहेगा। इम्तिहान का डर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी मुक्त वातावरण में पढ़े। मूल्यमापन दैनंदिन हो। 7वां मुद्दा था प्रादेशिक हस्तकला, उत्पादन कार्य, इसका अंतर्भाव शिक्षा में होना चाहिए। सामूहिक काम का लगाव, स्वयं पूर्ण व्यक्तिमत्व निर्मिति का आनंद, श्रम प्रतिष्ठा, भावनिक विकास को बढ़ावा मिले, इसका अंतर्भाव शिक्षा में हो, इस पर भर था। 8वां मुद्दा था उत्पादन कार्य से पाठशालाओं को अर्थ प्राप्ति हो। काम करना और पढ़ना या पढ़ना और काम करना, इन मुद्दों पर ध्यान देना। 9वां मुद्दा था शासन ने सिर्फ मूलभूत सुविधा उपलब्ध करानी है, यानी फर्नीचर, ग्रंथालय, यंत्र सामग्री, शिक्षकों का वेतन इत्यादि। 10वां मुद्दा था हर पाठशाला अंशतः स्वयं पूर्ण हो। शिक्षा की रचना स्वयं पूर्ण हो। अब वर्धा योजना की दूरगामी व्याप्ति क्या थी? इसकी दूरगामी व्याप्ति ये थी कि स्वावलंबी शिक्षित व्यक्ति निर्माण हो। अपने दैनंदिन निर्वाह की चिंता किसी भी नागरिक को न हो। चाहे तो शिक्षा नीति में प्रादेशिक बदलाव हो। धर्म की शिक्षा नहीं होनी चाहिए और जाति विरहित समाज की निर्मिति पर भर दिया था। यानी हमारी जो पारंपरिक पद्धत है उसमें बांबू काम विशिष्ट जाति के लोग करते हैं
चर्मकाम विशिष्ट जाति के लोग करते हैं। और इस वर्धा नीति से बांबू काम, चर्मकाम, हस्तकला काम, ये सभी विद्यार्थियों को पाठशाला में वर्गों में पढ़ाया जाने की तरतूब थी। इससे जाति विरहित समाज की निर्मिति हो, ऐसी अपेक्षा थी। बुद्धिमत्ता और प्रात्यक्षिक का संगम हो और स्वयं अर्थार्जन से शिक्षा उपलब्ध कराना, बेरोजगारी नष्ट करना, शिक्षित और अशिक्षित के बीच का जो अंतर है वो कम करना। अब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ बदलाव सुझाए हैं उस पर हम ध्यान दें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो अभी 3 साल पहले भारत सरकार ने मंजूर की है। उसमें जो पहला बदल है वो है हमारे पारंपरिक जो स्तर थे, यानी पूर्व प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, हाई स्कूल स्तर, उच्च माध्यमिक या कई राज्यों में जूनियर कॉलेज, ये सभी स्तर नई शिक्षा नीति के कारण रद्द हो जाए। इसकी जगह नए स्तर सुझाए गए हैं। ये नए स्तर क्या होंगे? पहला स्तर होगा बुनियादी स्तर, 4 साल से 8 साल तक बच्चों को 5 साल का बुनियादी स्तर। दूसरा स्तर पूर्व तैयारी स्तर, 9 से 11 साल तक 3 वर्ष का। उसके बाद मध्य स्तर 12 से 14 वर्ष तक यानी 3 साल का। और उसके बाद माध्यमिक स्तर 4 साल का, 15 से 18 वर्ष तक। ऐसे 4 नए स्तर सुझाए हैं। यानी 1968 के शिक्षा नीति में 10+2+3 ये आकृतिबंध अंशतः रद्द किया गया और 10+2 इस स्तर का विभाजन 5+3+3+4 ऐसा किया गया है। मातृभाषा में शिक्षा, इस पर भर है जो गांधी जी के वर्धा योजना में ये शामिल था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बुनियादी स्तर, यहाँ 5 बरस बुनियादी स्तर में पहले 3 बरस के लिए पढ़ने के लिए पुस्तक नहीं, बच्चे लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे, बोलेंगे और पढ़ेंगे। यानी हमारी जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिखना है अंतिम कौशल्य है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बहुत सारे पाठशालाओं में यानी केजी, प्री प्राइमरी स्कूल में बच्चों को लिखना पहले सिखाते हैं। यहाँ सिर्फ सुनना, बोलना और पढ़ना आना चाहिए। इस 5 साल के स्तर में क्रीड़ा, नृत्य, लोक नृत्य, विविध प्रकार के गीत, शिक्षा सिर्फ कृति आधार पर हो। पहले जो लिखना है वो सिर्फ प्रारंभिक लिखाई होगी, लेकिन पहले 3 साल नहीं, उसके बाद। लेकिन रंग, आकार, इसका ज्ञान बच्चों को हो, इस पर ध्यान। ऐसा माना जाता है कि हमारा जो मेंदु है, ब्रेन जो है, उसको ग्रोथ 80% सिर्फ 8 वर्ष तक होता है और बाकी का 20% उसके बाद होता है। इसीलिए इस स्तर पर शिक्षा का अच्छी तरह से होना आवश्यक है। इसीलिए ये बुनियादी स्तर है। दूसरा स्तर है पूर्व तैयारी स्तर। यहाँ 3 वर्ष खेलना, शोधन कार्य से पढ़ाई करना,
कृति कार्य से पढ़ाई करना, यदि पाठ्य पुस्तकें होंगी वो भी सुलभ इजी पाठ्य पुस्तक होगी। चर्चात्मक अध्ययन पर ज्यादा भर, बच्चे सवाल पूछें, बच्चे ही उनका जवाब दें, चाहे तो शिक्षक भी सवाल दें। उसके बाद शारीरिक शिक्षा का भी महत्व है, जो महात्मा गांधी ने अब वर्धा योजना में उसका जिक्र किया था। अगला स्तर जो है मध्य स्तर 3 साल का, यहाँ भी चर्चात्मक अध्ययन अपेक्षित है। प्रायोगिकता का महत्व है, हर एक विषय में प्रायोगिकता को महत्व दिया जाएगा। और इस 3 साल के स्तर पर हर साल 10 दिन दफ्तर मुक्त पाठशाला होगी, यानी विद्यार्थी अपनी किताबें, अपनी नोटबुक्स स्कूल में नहीं लाएंगे। ये 10 दिन कैसे होंगे? हर 15 दिन में एक दिन होगा या महीने में एक दिन होगा, इसका प्लानिंग हर एक स्कूल ने करना होगा। और यहाँ इस 10 दिन में गांधी जी के वर्धा योजना में जो अपेक्षित थी वो सभी कौशल्य यहाँ उनको उपलब्ध की जाएगी। चौथा स्तर है माध्यमिक स्तर, 4 साल का, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। नई शिक्षा के अनुसार ये बहुशाखीय होगी, यानी आर्ट, कॉमर्स, साइंस वगैरह चले जाएंगे। और यहाँ बहुशाखी, किसी भी विद्यार्थी को कौन सी भी शाखा या कौन सी भी शाखा का विषय चुनने का हक है। यहाँ टीकात्मक विश्लेषण, क्रिटिकल एनालिसिस, विद्यार्थियों को उन्हें मालूम होना चाहिए क्रिटिकल एनालिसिस कैसे किया जाए। फ्लेक्सिबिलिटी होगी, विविध विषय उपलब्ध होंगे। यदि विद्यार्थी चाहता है तो 10वीं के बाद व्यावसायिक शाखा में प्रवेश ले सकता है या अन्य किसी कौशल शिक्षा के लिए प्रवेश कर सकता है। और एक यहाँ अंतर्भाव है, वो है कि कोचिंग का डिमांड नहीं होना चाहिए। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो कि बच्चों को किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार होने के लिए कोचिंग की जरूरत, कोचिंग क्लास जाने की जरूरत न हो। यानी 12वीं कक्षा तक ये पाठशाला, स्कूल और शिक्षक उनकी ही जिम्मेदारी होगी कि बच्चों को विविध प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करना। इन सभी स्तर पे या इस 12 साल के शिक्षा में, नई शिक्षा नीति में वर्धा योजना का कभी इधर भी उल्लेख नहीं है। उन्होंने ऐसा नहीं है ये वर्धा योजना है, लेकिन वर्धा योजना में जो अपेक्षित है वही सभी उसमें अंतर्भाव किया है। कौशल्य शिक्षा पर भर है, व्यक्तिमत्व विकास पर भर है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास पर भर है। गांधी जी के वर्धा योजना में यही था। मेंदु आधारित रचनात्मक शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे अंडरस्टैंडिंग हो, सिर्फ परीक्षा के लिए सवालों के जवाब पाठ करना और परीक्षा के लिए लिखना और उसके बाद आजन्म भूल जाना, ये शिक्षा नहीं होती। हर एक विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करना और हर एक विद्यार्थी ज्ञानी हो, विद्वान हो, ऐसी महात्मा गांधी की जो अपेक्षा थी वर्धा शिक्षा योजना में, उसका अंतर्भाव वर्धा शिक्षा नीति या वर्धा शिक्षा योजना ऐसा उल्लेख न करके सभी का अंतर्भाव किया है। ऐसी आशा है कि इन कुछ वर्षों में इस पर इसकी कार्यान्वयन बड़ी तेज से होगी और हमारे शिक्षा नीति में बदलाव होगा। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आपके विचार इस वैचारिक मंथन में निश्चित ही हमें नए मोती खोजने में सहायक होंगे।
व्याख्यानमाला की समापन बेला में हम बढ़ रहे हैं आज के महत्वपूर्ण अध्यक्षीय उद्बोधन की ओर। आज की व्याख्यानमाला के अध्यक्ष महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय माननीय प्रोफेसर विजय कुमार सी जी की हमारे मध्य उपस्थिति से हम गौरवान्वित हैं। जब जब संस्कृति का पतन होता है तब तब धर्म का भी पतन होता है और इसका आरंभ होता है भाषा के पतन से। आज जब हम अपनी जड़ों से जुड़ी गरिमामयी भाषा संस्कृत को भुलाए जा रहे हैं, तब हमारे अध्यक्ष महोदय जैसे विद्वानों के प्रयासों का ही असर है कि संस्कृत आज भी भारत की पहचान बन विश्व पटल पर प्रकाशमान है। आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के निदेशक के रूप में अमेरिका के साथ मिलकर विदेशी छात्रों के लिए संस्कृत वार्तालाप प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू किया। आपके कार्यकाल में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय भी नित नए सफलता के सोपान पर आगे बढ़ रहा है। इसके पूर्व आप कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय KKSU रामटेक में वेद विद्या के विद्वान और डीन के पद पर कार्यरत थे, जहां आपने लगभग 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान शिक्षा सहायक, अनुसंधान, प्रशासन और विस्तार सेवाओं में योगदान दिया। जहां आपने लगभग 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान शिक्षा सहायक, अनुसंधान, प्रशासन और विस्तार सेवाओं में बहुत योगदान दिया। आप विभिन्न शैक्षणिक वर्गों को लागू करने और वेद व्याकरण विभाग को आकार देने के लिए जाने जाते हैं। व्याकरण विशेषज्ञ हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में लगभग 18 छात्रों ने MPhil और 6 छात्रों ने PhD उपाधि अर्जित की है। एक शोध परियोजना पंचमहाकाव्य पर बनी लघु फिल्म देश के दर्शकों द्वारा काफ़ी सराही गई। आपने राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक के रूप में भी सराहनीय कार्य किया है। आपको संस्कृत भारती यूनाइटेड, गांधार कला दोहा और नायर सोसाइटी नागपुर सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अध्यक्ष महोदय का यह संक्षिप्त परिचय हमें उनके विचारों को और अधिक जानने को उत्सुक करता है। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं आज की व्याख्यानमाला के अध्यक्ष महोदय माननीय प्रोफेसर विजय कुमार सी जी को उनके ओजस्वी विचारों के साथ। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम्। कर्मयोगी श्री कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा से पद्मभूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की स्मृति में 21वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला 2023 के इस संदर्भ में आज के विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गांधी जी के वर्धा योजना, इस विषय में आपके सामने जो एक विद्वत्तापूर्ण विषय उपस्थापन किया हुआ आज के विशिष्ट वक्ता श्री माननीय पांडुरंग नाडकर्णी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर भारती गोवा, एवं इस कार्यक्रम के सभी दर्शक वृंद है और जो श्रोतागण है, सबको नमस्कार, अभिनंदन और शुभकामनाएं। भारत के आगे का जो प्रवास में, आगे की जो गति में, वो गति को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस विषय में व्याख्याता आज के वक्ता ने आपके सामने अलग अलग विषय तो उपस्थापन किया है। इसको थोड़ा आगे के गति देते हुए मेरे मन में आए गए कुछ विषयों को मैं आपके सामने उपस्थापन करने को चाहता हूं मेरे इस अध्यक्ष भाषण के द्वारा। भारत के अध्ययन अध्यापन परंपरा के एक पुराने गरिमा है और पुराने परंपरा है। ज्ञान विज्ञान परंपरा को एकत्रित करते हुए
न अलग अलग कंपार्टमेंटल न करते हुए, एकत्रित करते हुए एक समाज गति को देने वाला ये एक अध्ययन अध्यापन परंपरा हमारे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भारत के चिर पुरातन संस्कृति से आए हुए है। ये 1800 शताब्दी तक भारत में ये प्रचलन में था। 1800 शताब्दी के बाद हम देख सकते हैं अलग अलग विदेशी आक्रमणों की वजह से, अधिवेशन के कारण से, अपने शिक्षा नीति में भी एक दृष्टि से मिलावट होने के वजह से अध्ययन अध्यापन परंपरा जिस गति से, जिस प्रवाह रूप में जो चलते आ रहा था, वो परंपरा कहीं ना कहीं स्थगित हो गया। उसके जगह में वो राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय तत्व को भूलते हुए अथवा उसको महत्व न देते हुए एक अलग प्रकार की परंपरा आई हुई है। पिछले 200 साल से ये परंपरा आगे जा रहा है। हम इसके परिवर्तन करने में प्रयास करते रहे, परंतु इसका समूल परिवर्तन करने में असमर्थ हो गया। इसकी वजह से हम देख सकते थे राष्ट्र में अध्ययन अध्यापन करने के बाद भी आने वाले व्यक्तियों में नैतिक मूल्यों के और राष्ट्रीयता के, राष्ट्र प्रेम के बारे में कभी कभी हमें संशय होता है अथवा उस तरह के परंपरा होता है। तो उसके बाद अलग अलग प्रकार के शिक्षा नीति तैयार करने के लिए हमने अलग अलग कमीशन रखा है। उन्होंने अपने अपने प्रयास के द्वारा कुछ आगे लेकर जाने का प्रयास भी किया। तो वो उनके नाम से वो शिक्षा नीति, साइमन कमीशन, ये कमीशन वगैरह हो, तो सुनीति चैटर्जी कमीशन, ये सब तो हमने देखा जाता है। परंतु 2020 में जो हुआ, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये कोई व्यक्ति के नाम से नहीं है और कोई ये नहीं है, ये तो राष्ट्र के शिक्षा नीति तैयार करने में हम समर्थ हो गए। और भारत में सबसे पहले ऐसे एक शिक्षा नीति तैयार किया, इसमें लाखों लोगों का अभिप्राय लेते हुए उसके बाद वो सभी प्रकार के जो चर्चा करते हुए इसको रखा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रकार तैयार किया, ऐसे तैयार किया हुआ शिक्षा नीति तो है ही नहीं। इसके महत्वपूर्ण मुद्दा तो हमारे चर्चा में आ चुका है, फिर भी कुछ विषय मुझे इस संदर्भ में आपके सामने रखने को मैं चाहता हूँ। इसमें अभी आज के जो विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और गांधी जी के वर्धा योजना, ये दो विषय भी एक बहुत महत्वपूर्ण दो विषय को कोरिलेट किया है आज। एक दृष्टि से ये दो विषय भी परस्पर पूरक है, क्योंकि गांधी जी 1937 में 1937 में वर्धा में 1937 में 23 अक्टूबर 1937 में जो अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में उन्होंने सामने रखा हुआ जो बुनियादी शिक्षा, अथवा उसका 2-3 नाम से जाना जाता है, एक तो बुनियादी शिक्षा अथवा वर्धा योजना अथवा उसको नई तालीम, ये नाम से सब जाना जाता है। इसमें उन्होंने जो सामने रखा हुआ जो विचारधारा है वो, परंतु आगे आने वाले दिनों में वो विचारधारा को तो पूर्ण रूप से उसको क्रियान्वयन करने में असमर्थ हो गया। वो भी विषय को ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाने का प्रयास किया हुआ है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक विद्यार्थी, एक छात्र हमारे राष्ट्र में अध्ययन करने के बाद उनको अपने पैर में खड़ा होना आवश्यक है। नहीं तो वो डिग्री हो गया, उनका स्नातक हो गया, स्नातकोत्तर पास हो गया, परंतु ज़िंदगी कैसे चलाना है इसके बारे में उनका कोई जानकारी नहीं है। कोई एक ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा हुआ जैसे खड़ा रहने की अवस्था नहीं होना चाहिए। इसलिए उस समय गांधी जी ने जो रखा हुआ 3 प्रमुख बिंदु है नई तालीम का। एक ऐसा रहता है कि 7 वर्ष तक एक बालक को पूर्ण रूप से निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए, अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए, कंपलसरी। और दूसरा बात यह है कि जो आरंभ स्तर में अध्ययन करने की जो भाषा है वो भाषा मातृभाषा होना चाहिए। और तीसरा जो बात उन्होंने महत्वपूर्ण जो बताया गया है कि वो बात ये होता है, वो स्किल डेवलपमेंट की बात है। इसको हम बोल सकते हैं, एक तो कोई हस्तकला जो बोलते हैं, अथवा उन्होंने बोला कुछ उत्पादक कार्य में सक्षम होना। तो एक व्यक्ति
अपने स्नातक या कोई भी अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहीं भी लिपिक के जो पद के लिए घूमने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर लिपिक का काम नहीं मिला तो वो ज़िंदगी आगे नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है। वो अपने हस्तकला के जो चातुर्य से अथवा अपने उत्पादन कार्य से स्वयं वो अपने आप पैर में खड़े रहने के सक्षम हो जाएगा। तो ये इस तरह के विद्यालय इस तरह के अध्ययन होना चाहिए। ये नई तालीम का जो उद्देश्य था, उसमें महात्मा गांधी जी के साथ और भी लोग थे इस विषय में, जो विनोबा भावे जी उनको सपोर्ट किया था उस समय इस विषय में। उस समय के वो बड़ा तज्ञ अध्ययन तज्ञ थे, शिक्षण तज्ञ थे, काका कलेलकर ने इसको सपोर्ट किया था। और वैसे ही श्री आदरणीय जाकिर हुसैन जी इसको उनका जो ये जो उपस्थापन किया वो इसको जो महत्वपूर्ण स्थान उनके इसमें देने का प्रयास किया था। तो वैसे देखा तो एक उस समय के सभी शिक्षण क्षेत्र में जो तज्ञ लोग हैं उन्होंने ये माना हुआ जो बात है। तो यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी आज के दिन में हम देखते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस तरह के स्किल डेवलपमेंट जो होता है, स्किल डेवलपमेंट का है और ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग का जो बात आता है, ये सब करने का जो एक विशेष रूप से इसमें जो प्रावधान कर रहे हैं। ये तो एक दृष्टि से गांधी जी का जो अपने भारत की शिक्षा नीति का एक स्वप्न रहा, वो स्वप्न को वैसे के क्रियान्वयन करने का जो प्रयास हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम देख सकते हैं। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात होता है। दूसरी बात ये होता है, ये शिक्षा नीति का एक महत्व हो जाता है, आज के एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो बहुत कंपार्टमेंटल हो रहा है। कंपार्टमेंटल होने का मतलब जो कला विषय जो पढ़ने वाले हैं उनको विज्ञान विषय के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। विज्ञान विषय जो पढ़ता है उनका बाकी जो कॉमर्स जैसे विषयों के कोई संबंध नहीं रहता है। तो पूर्ण रूप से अध्ययन करने वालों का जो ये कैटेगराइज हो जाता है, माने कला पढ़ने वाला वाणिज्य संबंध नहीं, वाणिज्य पढ़ने वाले को तो विज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं। ये कभी भी भारतीय परंपरा ऐसा कभी भी नहीं था। नालंदा तक्षशिला जैसे जो जगह में सभी शिक्षकों सभी छात्रों ने सभी विषयों का अध्ययन करने का जो परंपरा मिलते थे। माने एक अच्छे साइंटिस्ट एक अच्छे म्यूजिशियन भी हो सकता है, एक अच्छे डॉक्टर एक अच्छे ज्योतिषी भी हो सकता है, एक अच्छे गणितज्ञ एक अच्छे मृदंगवादक भी हो सकता है, क्योंकि उसमें कोई कंपार्टमेंटल नहीं है और उसमें उनको डिग्री भी मिल सकता है। क्योंकि हमारे परंपरा में आप देख लीजिएगा, एक आधुनिक कालखंड में एक विचार ऐसे रहता है कि जो मानव के जो मस्तिष्क है उसका दो भाग रहता है। उसमें एक भाग जो रहता है वो कला और एस्थेटिक इमोशंस और इस तरह के जो आस्वादन करने में और उसमें काम करने में जो प्रबल रहता है। दूसरे जो रहता है वो टेक्निकली जो रहता है, वैज्ञानिक पार्ट को जो प्रभाव तो देता है और वो उसमें वो ज़्यादा काम करते रहता है। जनरली आज के एक धारणा जो रहता है, ये जो ये साहित्य संगीत इस तरह के विषय करने वाले व्यक्ति ज्ञान विज्ञान और इस तरह के विषय में डेवलप नहीं हो सकता है। जिनका इसमें डेवलपमेंट है उसको तो पूरा दूसरे इसमें डेवलपमेंट नहीं होता है। इस तरह के एक धारणा आज के जगह में प्रबल है। परंतु आप देख सकते हैं भारत में ये कभी भी नहीं था। हमारे जितने भी शास्त्र ग्रंथ विज्ञान के क्षेत्र के जो ग्रंथ देख लीजिएगा, सब साहित्य में किया हुआ है। माने आप देख सकते हैं वराह मिहिर जैसे, सूर्य सिद्धांत जैसे सभी ग्रंथों को देखा तो उसमें पूर्ण रूप से काव्य के रूप में ही लिखा गया है। माने काव्य रूप में अलंकार चमत्कार वृत्त छंद ये सब लगाते हुए जो मैंने पहले जो बताया वो जो ब्रेन सिस्टम का दो पार्ट को भी बराबर इक्वलाइज करते हुए वो जो किया है। ज़्यादा क्यों बोलना है, हमारे इधर डिक्शनरी भी काव्य में लिखा हुआ परंपरा है हमारे, क्योंकि अमरकोश है। अमरकोश है, अमरकोश तो हमारा एक डिक्शनरी है। वो डिक्शनरी अमरकोश डिक्शनरी काव्य है, वो काव्य रूप में अनुष्टुप छंदों में लिखा गया है। तो ये जो ब्रेन के दो भाग को भी एकत्रित करते हुए दोनों का डेवलपमेंट करते हुए आए हुए एक अध्ययन अध्यापन परम, क्योंकि ये जो आचार्यों ने इस तरह के ग्रंथों का लिखावट किया तो इनके अध्ययन अध्यापन में इस तरह के उनको अध्यापन हुआ है, इसलिए वो शिक्षण मिला है, इसलिए होता है, नहीं तो वो नहीं कर सकते। तो ये जो परंपरा को आगे रखते हुए नया शिक्षा नीति में भी एजुकेशन का जो मल्टी ऑप्शन
अभी इसमें खुल रहा है, ये तो बहुत बड़ा एक बात होता है। इसका एक महत्वपूर्ण अंश जो रहता है, पहले जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं होता है। अब आज के दिन में मैं ये तो संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हूँ, तो ऐसा रहता है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र एक समय में उधर भी पढ़ाई कर सकता है, साथ साथ हमारे विश्वविद्यालय से संस्कृत का भी डिग्री ले सकता है, कोई भी। ये तो मैंने एक उपलक्षण बताया। तो इस प्रकार अलग अलग इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन करने का भी बहुत सारे मौका आज के दिन में ये मिल रहा है। इसके वजह से पहले जो मैंने बताया गया वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स करके जो ये टूट रहा है। पहले ऐसे होता था, एक विद्यार्थी मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो वो सबसे टॉप में रहता है। जैसे समाज में कभी कभी एक ज़माने में जाति संप्रदाय होता था, वैसे ही एजुकेशन सिस्टम में भी एक जाति संप्रदाय उच्च नीचत्व जो होता है, माने साइंस पढ़ने वाले, मेडिकल साइंस पढ़ने वाले वो सबसे श्रेष्ठ, इंजीनियरिंग पढ़ने वाले फिर थोड़ा, फिर उसके नीचे नीचे, ये ऐसे नहीं होते हुए सबको पैरेलल करने का एक प्रयास करने का जो ये पिरामिड बनाने का तरीका नहीं है। यह तो पैरेलली समाज में सभी प्रकार के अध्ययन अध्यापन को एक महत्व देते हुए एक पैरेलली जाने वाला जो ये एक महत्व इसमें दिया गया है, ये भी एक महत्वपूर्ण जो भाग में इसमें देख सकता हूँ। और तीसरी बात जो रहता है, मैं ये तो लैंग्वेज का टीचर हूँ, एक लैंग्वेज के टीचर के नाते बाकी शिक्षा नीति में जो नहीं उल्लेख किया हुआ एक महत्वपूर्ण पार्ट जो रहता है लैंग्वेज। आधुनिक काल में लैंग्वेज क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, ये भी चर्चा आ चुके थे। अर्थात भाषा तो वैसे भी होता है घर में और पढ़ते पढ़ते हो जाता है, फिर अलग से भाषा पढ़ने का क्या ज़रूरत होता है। तो इस विषय में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छी तरीके से अपने डेफिनेशन दे रहे हैं। माने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा के बारे में स्वरूप और स्थान ये दोनों भी निश्चित किया हुआ शिक्षा नीति है ये। अर्थात भाषा के प्रयोजन क्या होता है, भाषा के अध्ययन से क्या हो जाता है, भाषा के अध्ययन अध्यापन से क्या होता है, इसके बारे में भी बताया गया है। माने जीवन का व्यक्तित्व के आधार के रूप में एक व्यक्ति का व्यक्तिमत्व विकास में भाषा का महत्वपूर्ण रोल रहता है, इसलिए भाषा अध्ययन करना बहुत अनिवार्य होता है। वैसे ही शिक्षा के माध्यम के रूप में संस्कृति जो रहता है, हमारे जो कल्चर रहता है, वो संस्कृति के वाहिका के रूप में, संस्कृति के आधार के रूप में इसका स्थान है। और एक स्वतंत्र विषय के रूप में भी भाषा अध्ययन का जो विषय बताया गया है, और न्याय समता आधार के रूप में ये भाषा का अध्ययन का महत्व दिया गया है। और तीसरा जो एक मुद्दा जो बताया गया, एक महत्वपूर्ण जो भाषा का है, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार के रूप में भाषा का अध्ययन करना चाहिए। और आधुनिक भाषा और शास्त्रीय प्राचीन भाषा और बहुभाषी लोग, ये सब देखते हुए भारत के जो भाषा के जो वैविध्य है, इस दृष्टि से भाषा के अध्ययन का जो महत्व के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत अच्छे योजनाएं बताया गया है। तीसरा जो बात है, और एक बात जो इसके में महत्वपूर्ण जो मुद्दा मेरे मन में आ गया, एक तो भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्ययन अध्यापन करने में जो महत्व, क्योंकि अभी तक इंडियन नॉलेज सिस्टम ये ऐसे कुछ है क्या, यही एक लोग विचार करते थे। भारत के विज्ञान परंपरा के बारे में बोला तो लोग बड़े बड़े आंखों से हमें देखते थे और विमर्श करते थे। आज के दिन में भी आप देख सकते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा, शास्त्र, विज्ञान के बारे में भारत में ये था वो था बोले तो थोड़ा एक विचित्र हास्य रस लोगों के चेहरे में दिखता है, क्योंकि लोगों में पता नहीं है कि क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। हमारे पूर्वजों ने क्या किया है पता नहीं है। अभी भी हमने गणित के बारे में बोला अथवा कोई भी जो आधुनिक सिद्धांत के बारे में बोला तो हम आधुनिक पाश्चात्य जो पंडितों का नाम लेंगे, कोपरनिकस का नाम लेंगे, आर्किमिडीज का नाम लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, परंतु हम तो कभी कणाद के नाम नहीं लेते, हम तो कभी कपिल का नाम नहीं देते, हम तो कभी पतंजलि को स्मरण नहीं करते, क्योंकि इसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है। ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत का जो अध्ययन अध्यापन परंपरा तो पिछले 2 साल से तोड़ दिया है। ये तोड़ने की वजह से ये आचार्यों के बारे में, अभी भी अणुपरिमाण के बारे में हम देखते हैं तो हम बाहर ही देखते हैं ना। हमारे कणाद है, और कणाद जैसे लोग तो अणुपरिमाण के बारे में बताया गया है, हमारे वराहमिहिर है, हमारे सुश्रुत है, हमारे चरक है, ये सब किसको पता है। और हम बोलने को गया तो लोगों को समझता नहीं, और संस्कृत तो पढ़ते नहीं है।
और संस्कृत जो सुनते हैं, संस्कृत कहाँ सुनते हैं? शादी में सुनते हैं, मंगलाष्टक में सुनते हैं, पुजारी मंत्रपाठ करते तो सुनते, उसमें आधा तो गलत होता है। ये मंत्रपाठ करते हैं, पूजा में सुनते हैं। तो संस्कृत को पूजा की भाषा, संस्कृत को पूजा मंत्र के भाषा मैंने कर्मकांड की भाषा करके बाजू में रखा। पूरे संस्कृत को देखा, उसका 5% भी कर्मकांड का बात नहीं आता है। तो 95% जो है वो ज्ञान विज्ञान की भाग है। ये 95% जो भाग है ये तमस्कृत होते हुए 5% जो रहता है पूजा पाठ में होता है, इसको संस्कृत माना जाता है। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण योजना ये जो रहता है भारतीय ज्ञान परंपरा, इसमें हमारे चतुर्दश विद्या स्थान के बारे में अध्ययन होना चाहिए, हमारे चतुष्षष्टि कला के बारे में जो अध्ययन होना चाहिए। यह सब जो विभावना जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करने से भारत की जो राष्ट्रीयता जो रहता है, हमारे जो ज्ञान परंपरा का जो मूल तत्व जो रहता है, इसको ऊपर और आगे लेकर आने में ये बहुत सफल हो जाएगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। इस दृष्टि से भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण जो रहता है। और एक बात जो रहता है कि इसमें संस्कृत का भी प्रभाव दिया। अभी मैं तो पहले मेरा परिचय में जो बताया गया कि मैं संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हूँ, तो संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति करके मेरे को पूछेंगे कोई, आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या देख रहे हैं? तो मैं बोलता हूँ 2 बातें तो मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे इंगित करते हैं संस्कृत माध्यम से पढ़ाया जाए, माने संस्कृत थ्रू संस्कृत, STS। और दूसरा जो है सरल मानक संस्कृत, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, ऐसे STS और SSS, ये 2 बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने रख रहे हैं। इसका महत्व क्या हो जाता है ये भी मैं बताने को चाहता हूँ। ये बताते हुए मैं मेरे बाद देर भाषण इधर समाप्त कर दूंगा। STS करने से माने संस्कृत थ्रू संस्कृत, संस्कृत माध्यम है ना, संस्कृत करने से बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं। अभी आज के दिन में देखा तो थोड़ा दुर्भाग्य की बात होता है, 5 साल 6 साल जो बच्चे संस्कृत पढ़ने के बाद भी वो संस्कृत में अनायास रूप से बात करना नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाता है, उनका नया कुछ मैटर उनके पास आ गया, वो पढ़कर अर्थ समझने में तकलीफ होता है, उसमें गति नहीं होता है, उसमें वर्किंग नॉलेज नहीं मिलता है। तो संस्कृत थ्रू संस्कृत पढ़ने से संस्कृत में वर्किंग नॉलेज होता है। वर्किंग नॉलेज होने से भारतीय ज्ञान परंपरा में किसी भी अप्रकाशित ग्रंथों के और एक विद्यार्थी का ध्यान हो जाएगा, वो पढ़ने के बाद उनका समझने को आ जाएगा। नहीं तो वो क्या हो जाता है, उनका समझेगा नहीं, वो बस इतना ही होगा कि संस्कृत का बात है परंतु वो समझेगा नहीं। तो और सरल मानक संस्कृत जो रहता है, सरल मानक संस्कृत का एक स्टैंडर्ड को जैसे कि वैसा रखा जाएगा। तो ये 2 मुद्दा इसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित करते हुए बताया गया है कि ऐसा होना चाहिए। तो वैसे देखते हो तो भाषा के बारे में, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, लचीलापन जो बोलते हैं, तो एक छात्र को अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग विषयों में एक साथ अध्ययन करने की दृष्टि से और भारतीय परंपरा को आगे लेकर जाने वाले संस्कृत भाषा के अध्ययन करने की परंपरा की दृष्टि से, और महात्मा गांधी जी अपने स्वप्न में जो देखा हुआ नई तालीम से उन्होंने जो विभावना किया हुआ जो शिक्षण संप्रदाय है, अर्थात वो अपने पैर में खड़ा होना चाहिए। एक गाँव के बच्चा पढ़ने के बाद अपने गांव में रहते हुए अपने पैर में खड़ा होते हुए वो अपने जीवन संधारण करना चाहिए। वो भीख मांगकर इधर उधर जॉब के लिए नहीं जाना चाहिए। मिले तो अच्छे बात है, परंतु नहीं मिला करके कोई आत्महत्या न करे, न मिले हुए करके निराश होकर पूरा एजुकेशन सिस्टम के और थोड़ा आक्षेप करे, कटाक्ष करे, ऐसा ना हो। इस दृष्टि से एक गाँव के, एक शहर के एक बच्चा अध्ययन होने के बाद अपने पैर में खड़े होने के विकसित करने का एक अध्यापन संप्रदाय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विभावन किया गया है इस दृष्टि से। परंतु ये सभी में एक वाक्य बोलना है, इसके इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट होता है। इसका प्रायोगिक रूप में लाना शिक्षकों का कर्तव्य रहता है, महाविद्यालयों का कर्तव्य रहता है, इस क्षेत्र में काम करने वालों का कार्य रहता है। तो इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण रहता है। सभी जो इस क्षेत्र में काम करने वालों को मेरा ये आह्वान है कि हम अपने तन मन से हम इस विषय को आगे लेकर जाने के लिए इस आधार
स्तर पर अध्ययन अध्यापन परंपरा को बदलने के लिए हम पूर्ण रूप से अविरत काम करें, हम उसके लिए कटिबद्ध रहें, यही मेरे आपके सामने निवेदन है। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करने के लिए मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और ये कार्यक्रम के लिए मैं कार्यक्रम के आयोजकों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये 20 साल से अधिक से ये कार्यक्रम आयोजित करते आ रहा है। बहुत राज्य के जाने माने व्यक्तिमत्व इस कार्यक्रम में अभी तक भाग लिए हुए हैं, हमें भी इसमें भाग लेने का मौका मिला, इसके लिए विशेष आभार और अभिनंदन और शुभकामनाओं के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। माननीय महोदय के विचारों से प्रतीत होता है कि आपके मार्गदर्शन में संस्कृत भाषा जल्दी ही अपना सम्मान व पद पुनः प्राप्त कर लेगी। इन विचारों को साझा करने हेतु हम आपके हार्दिक आभारी हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी की स्मृति में स्वर्गीय श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ साहब ने पिछले 21 वर्ष पूर्व एक व्याख्यान माला का शुभारंभ किया। उसका बहुत ही पवित्र उद्देश्य रहा है विद्वानों का और चिंतकों के विचार हम सब के बीच रखे जाएं, जो हमारे लिए एक प्रेरणा का कार्य करते हैं। नई पीढ़ी के सामने आने वाली चुनौतियों को किस प्रकार से वो दूर कर सकते हैं, किस प्रकार से वो चुनौतियों से पार पा सकते हैं, इस प्रकार का ज्ञान यहाँ की व्याख्यानमाला से मिलता है। विगत 21 वर्षों से एकाग्रचित्त होकर मैं स्वयं एक विद्यार्थी की तरह व्याख्यानमाला में उपस्थित होता रहा हूँ और इसमें जहाँ साहित्यकार, विद्वान, कलाकार और न्यायमूर्ति स्वयं आकर अपने अनुभवों से एक ऐसे ज्ञान को आपके बीच रखते हैं जो यथार्थ में आवश्यक है। इस प्रकार से ये व्याख्यानमाला हम सब के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी के हम सब से विदा लेने के उपरांत उनके सुपुत्र संदीप जी, युधिष्ठिर जी इस व्याख्यानमाला को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उन्हें अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि एक पुनीत कार्य को वो आगे बढ़ा रहे हैं। मैं स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ और इस संस्था से पिछले 50 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। जब मैं स्वयं इस शहर में एक विद्यार्थी के रूप में आया था, तब से लेकर आज तक मैं इस संस्था से जुड़ा रहा और इस संस्था के जो उद्देश्य रहे वो हमेशा समाज की उन्नति के उद्देश्य रहे। नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए हमेशा कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ कोशिश में रहा करते थे और इसी प्रयास में आज से 21 वर्ष पूर्व ये व्याख्यानमाला उन्होंने प्रारंभ की थी। बिल्कुल साधारण परिस्थितियों से ये व्याख्यानमाला प्रारंभ हुई थी। देखते ही देखते इसमें प्रतिवर्ष कई रत्न जड़ते चले गए। ये संस्था और ये व्याख्यानमाला दोनों आज अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच रही है। मैं कल्पना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं परमपिता परमात्मा से कि ये संस्था और ये व्याख्यानमाला हमेशा लोगों के हृदय में उन्नति के, प्रगति के और नैतिकता के मूल्यों का रोपण करती रहे। श्री कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ का भी एक बस्ट अवश्य स्थापित हो और मैं उसके लिए मंगल कामना करता हूं और संस्था की और इस व्याख्यानमाला की सफलता के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूं और प्रार्थना करता हूं। स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा से तथा पद्म भूषण कुलपति हमारे विक्रम विश्वविद्यालय के शिव मंगल सिंह सुमन के में आयोजित किया जा रहा है। पिछले 6-7 सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि इसमें विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ, साहित्यकार, लेखक, कहानीकार और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए डायरेक्टर वगैरह, उनकी सबकी बातें जो मैंने सुनी वो वास्तव में बौद्धिक जो स्तर को बढ़ाने वाली रही है। शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में और कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ की पावन स्मृति में यह व्याख्यानमाला आयोजित हो रही है। इस व्याख्यानमाला का यह 21वां वर्ष है और इस 21 वर्षों में
देश भर के अनेक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने, गांधीवादी, चिंतक, कानूनविद, शिक्षक और अनेक पत्रकारों ने यहाँ आकर अपने विचार की गंगा प्रवाहित की है। मैं विगत 21 वर्षों जुड़ा हूँ। इस दौरान मैंने अनेक गांधीवादी को, चिंतकों को यहाँ सुना है, लेकिन इस वर्ष एक बहुत बड़ी कमी खल रही है। वह है श्री कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ, जो कि इस व्याख्यानमाला के प्रणेता थे, संस्थापक थे। वे विगत दिनों नहीं रहे। मेरा बहुत स्पष्ट रूप से मानना है कि वे आज भौतिक रूप से भले ही हमारे बीच न रहे हों, लेकिन आंशिक रूप से वे यहीं उपस्थित हैं और अपने लगाए इस पौधे को वटवृक्ष होते हुए देख रहे हैं। मैं भारतीय ज्ञानपीठ और विशेष रूप से श्री युधिष्ठिर जी कुलश्रेष्ठ साहब, मेरे मित्र संदीप जी कुलश्रेष्ठ का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने उज्जैन को व्याख्यानमाला रूपी बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं पुनः आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं ये जो चरम पर पहुँच चुकी व्याख्यानमाला है, मेरे पास तो हालांकि शब्द नहीं है, लेकिन चूँकि कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी ने ये जो एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज इतना विशाल और विकराल होता चला जा रहा है कि हमको तो ऐसा लगता है कि ये जो परिपाटी है ये खाली उज्जैन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको जन जन तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये जागरूक करने का ख़ास तौर से आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की हमारी पीढ़ी इतनी दिग्भ्रमित है, दिशाहीन है, जिसके पास कोई सोच नहीं, कोई विज़न नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर निकलते हैं जिनके पास नो डाउट अगाध टैलेंट होता है, लेकिन वो परसेंटेज 1 या 2% हार्डली होता है। बाकी बच्चे जो है ना दिशाहीन हैं। तो मैं समझता हूँ कि यदि हर कॉलेजेस में एक ऐसी व्याख्यानमाला शुरू की जाए जो इन बच्चों को ब्रेन वॉश कर सके, उनको दिखा सके, सही दिशा दे सके। जैसे तनाव के एक एग्जाम्पल उन्होंने बहन जी ने दिया कि तनाव क्या होता है, दबाव ही तो है। तो वास्तव में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर से अपने को लगता है कि ऐसा है, लेकिन एक्चुअली होता नहीं है। तो ऐसे मतलब व्याख्यान जो है ना आज के बच्चों के लिए बहुत प्रेरित कर सकते हैं, बहुत प्रेरणादायी हो सकते हैं। हमारे संदीप जी कुलश्रेष्ठ का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ऐसे अच्छे कार्यक्रम से हम लोगों के लिए रूबरू कराया। हालांकि कुछ सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आज के कार्यक्रम के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज सप्तम समापन दिवस पर हमने विषय राष्ट्रीय नीति और गांधी जी की वर्धा योजना पर विचार मंथन किया। मंथन एक प्रक्रिया है जिसके खत्म होने के बाद भी यदि हलचल और हिलोरे उठती रहती है तो यह उस मंथन के प्रभावी होने का प्रमाण है। सप्तदिवसीय इस व्याख्यानमाला में किए गए विचार मंथन का भी कुछ ऐसा ही प्रमाण देखने को मिलता है। इस व्याख्यानमाला के प्रमुख वक्ता माननीय श्री पांडुरंग आर नाडकर्णी जी व अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रोफेसर विजय कुमार सी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला विगत 20 वर्षों से चली आ रही है और अब यह न केवल ऑफलाइन व ऑनलाइन बल्कि ऑन एयर भी रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से तीनों मोड पर सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इसमें हमें सभी ज्ञान पिपासुजनों का सहयोग व समर्थन मिला, जिसके कारण आज 21वीं व्याख्यानमाला भी सफलता के सोपान पर पहुंची है। आप सभी ने माननीय डॉक्टर विकास दवे जी से शुरू व आज सप्तम दिवस पर माननीय श्री पांडुरंग आर नाडकर्णी जी के अमूल्य वचनों तक चली इस ज्ञान यात्रा में हमारा साथ दिया। इस व्याख्यानमाला को सुना और इसे सफल बनाया। इसके लिए हम आप सभी के तहे दिल से आभारी हैं। हम आशा करते हैं कि आगे भी आप सभी का सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा, जिससे यह व्याख्यानमाला अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सके। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।